बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली एशिया कप का फाइनल मैच हो गया पाकिस्तान और भारत के दरमियान। बहुत से क्रिकेट शायकीन के दिल टूटे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और फाइनली ये मैच जीता भारत ने। और एक अच्छी टीम थी, यकीनी तौर पर हार जीत खेल का हिस्सा है, और जो अच्छा खेल पेश करेगा कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरेगी। लेकिन हमें अफसोस दो चीज़ों का, एक तो पाकिस्तान की तरफ से प्लेट में रख के जिस तरह से जीता हुआ मैच उनके हवाले किया गया है, बहुत तनकीद हो रही है उन प्लेयर्स के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर काम होगा और अगली बार उन गलतियों को सुधारा जाएगा। लेकिन दूसरा जो अफसोस हो रहा है वो खेल के अंदर जिस अंदाज में गिरावट का मुजाहरा या नई मिसालें गिरावट की पैदा की हैं नरेंद्र मोदी ने और उनकी टीम ने, बीसीसीआई ने, साथ में आईसीसी ने भी उसका पूरी तरह से साथ दिया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो सोशल मीडिया के ऊपर शायकीन है, जो तज्जियाकार है, वो अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। एक ट्वीट किया है मोदी जी ने, और उस ट्वीट के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर को रिलेट किया है क्रिकेट के मैदान के अंदर होने वाले इस मैच को। तो इसके ऊपर किस तरह से सुबकी हो रही है और लोग लानत मलामत कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर उसका जवाब किस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने दिया है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने बड़ा मुंहतोड़ और जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया नरेंद्र मोदी को उनके ट्वीट के ऊपर, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में आपको बताएंगे नाज़रीन, एक मूवी थी इंडिया की बहुत ही जबरदस्त, 3 इडियट के नाम से। आमिर खान उसके अंदर लीडिंग रोल अदा कर रहे थे, और जिसमें एक बहुत ही जो मेन लीडिंग कैरेक्टर था उनका, जिसको इंस्पायर होते हुए, जो रियल टाइम का एक कैरेक्टर है, एक इंजीनियर, एक एजुकेशनिस्ट और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, सोनम वांगचुक, जिसके बारे में आपको 2 दिन पहले भी हमने खबर दी थी, जिसे हिरासत में लिया गया है। उसका कसूर यह था, लद्दाख से उसका ताल्लुक है। लद्दाख में होने वाले हंगामों के बाद, जो कि अपने हुकूक के लिए हो रहे हैं लद्दाख के अवाम की तरफ से, सोनम वांगचुक को भी हिरासत में लिया गया है। और उसके ऊपर इल्ज़ाम यह धरा गया है कि जी ये डीप स्टेट का नुमाइंदा है, ये चाइना का जासूस है, या पाकिस्तान के ISI के साथ इसके राब्ते हैं, बांग्लादेश में इसने विजिट किया है। तो इन इल्ज़ामात के तहत उसे हिरासत में लिया गया है, जिसके ऊपर बड़ा शदीद बैकलैश आ रहा है, शदीद मुजाहरे हो रहे हैं। और वो लोग जो कि अंधभक्तों के स्पोक्स पर्सन के तौर पे हमें देखे जाते हैं, जिसमें GD बख्शी हैं, जिसमें मेजर गौरव आर्या हैं, इवन वो भी सोनम वांगचुक की रिहाई की इस वक्त जो कहते हैं ना कि दरख्वास्त कर रहे हैं, या बीजेपी सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को अगर ना छोड़ा गया तो फिर ये मामला इतना बढ़ सकता है कि बीजेपी सरकार के जाने के लिए भी एक बड़ी वजह ये बन सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर ये जो मुजाहरे हैं ये जोर पकड़ रहे हैं, और हम देख ये भी रहे हैं कि श्रीलंका के बाद, बांग्लादेश के बाद, नेपाल के बाद अब भारत की बारी आ रही है, भारत के अपने करतूतों की वजह से। और वो जो इनकी नफरत अंगेज ट्वीट है, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि जी पहलगाम में जो फौजी मारे गए, या जो सिविलियंस मारे गए, या ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो इनके फौजी मारे गए, और जो इनके तैयारे गिरे जाए, जिसमें राफेल थे, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि $150 मिलियन का एक तैयारा था। तो आप उन सारों को आप जीतना चाह रहे हैं खेल के मैदान में एक मैच जीत के, तो क्या हिसाब बराबर हो गया, या फिर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है? ये सारे सवालात हम नहीं पूछ रहे, बल्कि सोशल मीडिया पे भारतीय अवाम अपनी गवर्नमेंट से पूछ रही है। लेकिन मोदी सरकार, आपको पता है कि सारे जवाब देने से कासिर है। कुछ और भी खबरें हैं नाज़रीन, 140 Su-57 खरीदने का इरादा रखता है भारत रशिया से। लेकिन किस तरह से यकीनी बनाएगा जब रशिया के पास खुद अपने 22 से लगभग 42 तैयारे मौजूद हैं, तो वो भारत को किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में ये 150 के करीब तैयारे फराहम करेगा? क्या ये मुमकिन भी होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या ऑप्शंस हैं, इस पर बात करते हैं। साथ में LY-1 वो जदीद हाई एनर्जी लेज़र वेपन सिस्टम, जो कि चाइना ने अपने विक्ट्री परेड के मौके पर दुनिया को दिखाया था। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान उस पर दिलचस्पी का इजहार कर रहा है खरीदने में, और ये चाइना की तरफ से ही, चाइना के एक नशाती इदारे की तरफ से ये खबर सामने आई है। इसमें कितनी सदाकत है आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान एक बड़ी ताबून होने जा रहा है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के सिलसिले में। 1000 एकड़ पर मबनी ये एरिया है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट टर्की को दे रहा है। यहाँ पे क्या बनने जा रहा है और वो कितना अहम होगा, ये आपको खबर देंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की मुशीर हैं मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी, जिनकी तरफ से जो खबर हमने आपको दी थी कि ईरान वो अगला मुल्क है जो सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा और इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने में दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। तो उनकी तरफ से भी इस ख्वाहिश का, इस दिलचस्पी का इजहार किया गया है।
ये खबर आप तक पहुंचाएंगे आखिर में। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आगाज कर लेते हैं उस घिनौने खेल की जो कि मोदी खेल रहा है अपनी ही आवाम का नाम और नाक कटवाने के लिए, उनका नाम डुबोने के लिए, भारत का नाम डुबोने के लिए। और वो जो सेकुलर इंडिया या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करता था भारत, अब ये दावा मिट्टी में मिल चुका है और इससे मिट्टी में मिलाने वाला है नरेंद्र मोदी। लोगों की राय क्या है वो जरा सुनिए। एक सारिफ है जी एक्स के ऊपर, वो कहते हैं कि जी इस मोदी की ट्वीट को उन्होंने शेयर किया है जो एक्स पर उन्होंने की है, और उससे उन्होंने लिखा है कि नो गाइस, इट्स नॉट अ पैरोडी, इट्स द इंडियन प्राइम मिनिस्टर बिहेविंग लाइक अ सड़क छाप ट्रॉल, ही फील्स जस्टिस इज wholly served for Pahalgam deaths by winning the match against Pakistan। अच्छा, मोदी जी ने लिखा क्या है जिस पे इतनी तनकीद हो रही है? उन्होंने एक ट्वीट किया नाज़रीन इस मैच जीतने के बाद, और उसमें उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर हैशटैग ऑन द गेम्स फील्ड आउटकम इज द सेम, इंडिया विन, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। वो कहते हैं कि जी ये जीत का तसलसल क्रिकेट के मैदान में भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर ही का अगला हिस्सा है जो कि खेल के मैदान में खेला जा रहा है। अपने क्रिकेटर्स को उन्होंने मुबारकबाद दी है जिस पर लानत मलामत हो रही है। एक और अशोक सवाइन तज्जियाकार हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, हुकूमती इक़दाम पे तनकीद भी करते हैं। उनकी तरफ से लिखा गया है जी दिस मैन इज एन इंसल्ट टू मैनकाइंड। वो कह रहे हैं कि इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का बायस है ये शख्स नरेंद्र मोदी। तो भारत के अपने लोग अगर इतने अलकाबात से नवाज रहे हैं और इतनी खूबसूरत तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, तो मेरे ख्याल में हमारे पास कहने को कुछ बचता नहीं है। इससे ज़्यादा मोदी जी और क्या गिर सकते हैं? उनके प्लेयर्स की तरफ से हाथ नहीं मिलाए जाते, फोटोशूट नहीं करवाया जाता, मैच जीतने के बाद पहलगाम वाक़े का जिक्र किया जाता है। ना सिर्फ क्रिकेट के रूल्स की खिलाफ वर्जी बल्कि जितने भी खेल हैं उन सब के रूल्स की, कवानीन की, SOPs की खिलाफ वर्जी है, प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी है। फिर उसके बाद क्या होता है जी, आप मोहसिन नकवी साहब से जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, आप ट्रॉफी लेने से इनकार करते हैं, और फिर जन्नाटेदार थप्पड़ ऐसा रसीद किया है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा अच्छा ट्रॉफी नहीं लेते, ठीक है, वो ट्रॉफी लेकर वापस होटल आ गए हैं। तो अब उनकी चीखें निकल रही हैं कि जी ये आपने कैसे कर दिया, तो आप कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। अच्छा, क्या लिखा गया मोहसिन नकवी साहब की तरफ से मोदी जी के ट्वीट को टैग करके? उन्होंने लिखा है कि जी मोदी को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जंग तुम्हारे फखर का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है और किसी क्रिकेट मैच की वजह से इसकी हकीकत नहीं बदली जा सकती। और ये हकीकत है। जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि 6 से 7 तैयार है, पहले वो 6 का जिक्र कर रहे थे, फिर उसके बाद 7 की बात की, $150 मिलियन का एक प्यारा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उनके अपने तज्जियाकार जो हैं वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि जी हमें मना किया गया था मोदी सरकार की तरफ से, इस वजह से हम ज़्यादा नुकसान नहीं कर सके। कभी S-400 के तबाह होने की बात होती है, कभी राफेल के गिरने की बात होती है, हमने टेल नंबर्स भी दे दिए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो ये वो हकीकत है जिसको आप जितना मर्जी आप फेस सेविंग अपनी कर लें या मैच जीत के आप उसको कवर करने की कोशिश कर लें, लेकिन हकीकत अपनी जगह एज इट इज़ मौजूद है और हमेशा रहेगी, तारीख का हिस्सा बन चुकी है। अब आते हैं नाज़रीन उस मामले की तरफ। 3 इडियट जिस कैरेक्टर पर बनने वाली मूवी है, बहुत पसंद किया गया आमिर खान की एक्टिंग को भी और उस शख्सियत को भी जिसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। लद्दाख में अब जिस तरह से हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ पे अपने हुकूक के लिए जिस वक्त 2019 के अंदर बुनियादी हैसियत ख़त्म की गई है कश्मीर की भी, लद्दाख के अवाम भी तब से दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मकामी जो लोग हैं उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही, उन्हें बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे, और अब जब वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे तो उन पे ज़िंदगी तंग कर दी गई है। उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें आंसू गैस, शेलिंग का और गोलियों का निशाना बनाया गया। 5 से ज़्यादा उसमें डेथ्स हो चुकी हैं, दर्जनों सैकड़ों उसमें लोग ज़ख्मी हैं। और फाइनली फिर वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है, वहाँ पे इंटरनेट और दीगर मवासलाती राब्तों की सहूलत थी उसे बंद कर दिया गया है। ताकत और ज़ोर और धौंस के ज़रिए इस एहतजाज को कुचलने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसी एहतजाज में सोनम वांगचुक की तरफ से भी एहतजाज किया गया, आवाज़ बुलंद की गई। क्या कहना था सोनम वांगचुक का, ज़रा सुनिए। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं,
और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। तो नाज़रीन, ये सोनम वांगचुक लोगों को मना कर रहा है पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं करना, अपने पुरअमन तरीके से अपने हुकूक के लिए जदोजहद करनी है, लेकिन उसे भी पाकिस्तानी या चाइनीज एजेंट करार देते हुए, स्पाई करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके ऊपर बड़ा बैकलैश आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, ध्रुव राठी की तरफ से भी अपने ख्यालात का इजहार किया गया है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर एक पोस्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि रेपिस्ट आर इन गारलैंड्स और एजुकेटर्स आर इन जेल, दिस इज व्हाट मोदी हैज डन टू इंडिया। तो ये दोनों तस्वीरें हैं, ये मुंह बोलता सबूत हैं मोदी की माइंडसेट की, वो सोच जो हिंदुत्व जो कि सबको रौंदती चली जा रही है, चाहे उसमें अकलियतें हों, चाहे उसमें मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर इस तरह के लोग जो मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसने अपने फौजियों के लिए, अपने फौजी जवानों के लिए सोलर पे चलने वाले शेड्स तैयार किए हैं ताकि वो महफूज तरीके से वहां पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें और हुकूमत का खर्चा भी बच सके। इस तरह की बेशुमार इनोवेशंस हैं जो कि इस एक्टिविस्ट की तरफ से, इस इंजीनियर की तरफ से उस इलाके के लोगों के लिए और भारत का नाम जो है उसे बढ़ाने के लिए की गई है, लेकिन उन सब पे पानी फेरते हुए इसे दहशतगर्द या इसे जासूस करार देते हुए हिरासत में लिया जा चुका है। अच्छा, मेजर गौरव आर्या वैसे तो बड़े प्रोपेगेंडा और झूठ पे मबनी गुफ्तगू करता है, व्लॉग्स करता है, प्रोग्राम्स करता है, क्योंकि वो महाज से भागा हुआ भगोड़ा है, जिससे मुतल्लिक हम आपको कई बार पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इससे मुतल्लिक उसकी राय क्या है, वो यकीनी तौर पर मोदी सरकार को इस पर कान धरने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं सुनते तो फिर उसमें उनका अपना ही नुकसान है। क्या कहना है गौरव आर्या का, जरा सुनिए। कभी ना कभी तो आपको सोनम वांगचुक को छोड़ना पड़ेगा, और जब आप सोनम वांगचुक को छोड़ोगे तब आप देखोगे इसका कद 100 गुना बड़ा बढ़ चुका होगा। जो आदमी सिंपल एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट था, उसको रहना दो ना एक्टिविज्म करने दो। दिल्ली में नहीं करते लोग, हर जगह करते हैं, आप उनको पकड़ के जेल में डाल देते हो क्या? मैं अभी भी बोल रहा हूं, वक्त है, इसको छोड़ो। क्या ना, आपको जो फास्ट करना है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लद्दाख को स्टेट डिक्लेयर करो, एक मोटा पैकेज, वहां पे स्कूल, वहां पे हॉस्पिटल्स, वहां पे जो भी चीजें लद्दाखियों को चाहिए, ठीक है ना, आप वहां पे उनके लिए आप करवाइए। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी सब ठीक है। They are the most lovely, most beautiful, most loyal people, I'm telling you. मैं सरकार से अपील करूंगा, ये सोनम वांगचुक का चैप्टर आप क्लोज करिए, स्टेटहुड आपको डिक्लेयर करनी है, करिए, जल्दी से जल्दी करिए। आपके लिए बहुत छोटी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग, फॉर देम इट हैज बिकम अ बिग थिंग एंड इट विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। तो नाज़रीन, इट विल बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ये बात ठीक है। अगर ये मामला यहाँ पे मजीद तूल पकड़ता है तो इसके अंदर मजीद तहरीकें भी शामिल होंगी और मोदी सरकार की जाती हुई या डूबती हुई जो कश्ती है उसके अंदर आखिरी कील ये साबित हो सकता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि आप कीजिए, आपसे ज़्यादा अपने लिए कोई और नुकसानदेह नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन भारत का बन चुका है और भारत के लोगों को ये समझ आने लग गया है। ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जब तक मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी काबिज रहेगा भारत के ऊपर, तब तक ना तो इस खित्ते के अंदर ना ही इस दुनिया के अंदर अमन की कोई तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ये वही सोच है कि जो नेतन्याहू की सोच है, जिससे पूरी दुनिया के अमन को खतरा लाक है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो भारत की उस कोशिश की है जिसमें वो अपनी सुबकी को छुपाने के साथ साथ अपनी जो फिजाया की सलाहियत है उसे बेहतर करने के लिए मुसलसल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत दिफा जो है 140 अदद Su-57 5th जनरेशन के फाइटर तैयारी खरीदने पर गौर कर रही है ताकि 7 स्क्वाड्रंस को लेस किया जा सके। और ये कैसे मुमकिन होगा, ये भी जरा सुन लीजिए। मजीद 5 स्क्वाड्रंस के तैयारी भारत में लाइसेंस के तहत तैयार किए जाएंगे। मुमकिन तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी जो लिमिटेड है उसके निश्चित प्लांट पर इसे तैयार किया जाएगा। भारत का यह ख्वाब पूरा होता क्यों दिखाई नहीं दे रहा, वो भी सुन लीजिए। रूस के पास ये तैयारे सिर्फ 22 से 42 तक की तादाद में मौजूद हैं, जबकि एक स्क्वाड्रन में 18 से 24 तैयारे आते हैं। तो भारत अपने 7 स्क्वाड्रन कैसे हासिल करेगा, जबकि रूस एक जंग लड़ रहा है जहां उसे इन तैयारों की जरूरत भी पड़ सकती है और फिलहाल जंग की वजह से ही उनके प्रोडक्शन भी सुस्त रवि का शिकार है। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार जो ख्वाब देख रही है वो अभी तक तो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा नाज़रीन, अब मामला यह है कि एक तरफ तो MiG-21 को ग्राउंड किया जा चुका है, तेजास के इंजन ताखिर का शिकार हैं और साथ में Su-57 जो खरीदने का या उसकी प्रोडक्शन का इरादा रखते हैं वो रशिया के पास खुद ही 20 से 40 के दरमियान है। तो वो आपको किस तरह देंगे और कब तक आपकी डिमांड पूरी होगी, ये एक सवालिया निशान है। अच्छा, अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन, और वो ये है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन के LY-1 हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम में दिलचस्पी जाहिर की है और ये बहुत ही जदीद लेजर सिस्टम है नाज़रीन। डिजाइन जंगी बहरी जहाज़ों को एक ताकतवर दिफाई तह फराहम करने के लिए बनाया गया है जो ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और कुछ इकसाम के क्रूज मिसाइल के खिलाफ काम करेगा। और साबिक नेवल कमांडर हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, उन्होंने क्या दावा किया वो भी सुन लिए। वो कहते हैं कि जी मुस्तकबिल में हाई एनर्जी डायरेक्टेड वेपन्स ज़्यादा नुमाया होंगे। पाकिस्तान इस मामले में चीन के साथ ताउन चाहेगा और वो बीजिंग के शियांग फोरम के मौके पर बात कर रहे थे जहाँ पे टेक्नोलॉजी की खसूसियात के हवाले से जो बताया गया वो ये कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की जदीद मिसाल है ये।
फी शॉट इंतहाई कम लागत आती है, तेज रफ्तार अहदाफ के खिलाफ फौरी रद्दमल की सलाहियत रखता है। LY-1 को शामिल करने से बहरिया की जो लेयर डिफेंस स्ट्रेटजी है मजीद मौसर और बेहतर हो जाएगी, खासतौर पर स्वयं ड्रोन्स और कम बुलंदी पर प्रवास करने वाले जो फिजाई खतरात हैं इसके खिलाफ बहरा अरब में बेहतर दिफा हमारा मुमकिन हो सकेगा। तो मौजूदा सूरत हाल में इस मुमकिन खरीदारी या टाइमलाइन के हवाले से कोई बाज़ाब्ता तफसील अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन माहिरीन का कहना है कि दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की दिलचस्पी नेवी के असासों को जदीद बनाने और समुद्री सलामती को खतरे जो खत्ते के बदलते हुए खतरात हैं इसके मुताबिक मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा बताई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं ये डील मैच्योर हो तो पाकिस्तान की जो नेवी है वो पहले से ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकेगी। साथ में पाकिस्तान और टर्की के दरमियान जो एक डील हुई है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की बड़ी पेशकश है टर्की के लिए 1000 एकड़ मुफ्त ज़मीन दी जा रही है, लेकिन इसकी वजह क्या है वो भी सुन लीजिए। पाक तुर्की तिजारत का नया दौर, पाकिस्तान ने तुर्की को 1000 एकड़ ज़मीन मुफ्त देने की पेशकश की है ताकि कराची इंडस्ट्रियल पार्क में खसूसी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम किया जा सके। यह तजवीज़ वज़ीर आज़म ने अप्रैल 2025 में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान पेश की थी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। मकसद एक ऐसा सरमायाकार दोस्त माहौल बनाना है जो दोनों ममालिक के लिए तिजारत को $5 अरब के हदफ तक पहुंचा सके। साथ ही पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द इस्तांबुल और अंकारा गया, जिसमें वजारत खारजा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और सिंध अथॉरिटी के हुकाम शामिल थे, जहां पे तुर्क हुकूमती नुमाइंदों और बिजनेस लीडर से मुलाकातें हुई हैं। कराची EPZ को तुर्की की सनत के लिए इलाकाई मंडियों तक रसाई और लागत में कमी का गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर खुशाइंद है। उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचे और ये जो दोस्ती है ये तिजारती ताउन को भी आगे बढ़ाए। दिफाई जो हमारे दरमियान ताउन है पाकिस्तान और टर्की के दरमियान तो वो तो पहले ही चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो तिजारत को फ़रोग देने से दोनों ममालिक के लिए तिजारत का फ़रोग सूदमंद साबित हो सकेगा। तो नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो होने वाला दिफाई मुआहिदा है, अब ईरान उसमें दिलचस्पी का इजहार कर रहा है और ये एक अहम शख्सियत आयतुल्लाह ख़ामनेई के मुशीर मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़वी की तरफ से इस बयान का, इस दिलचस्पी का इजहार करना। मसूद पेज़ेश्कियान पहले ही इस इत्तेहाद को खुशाइंद करार दे चुके हैं, दोनों ममालिक को मुबारकबाद दे चुके हैं। ईरान जो कि यकीनी तौर पर इस खत्ते में एक अहम स्टेक होल्डर तो है ही, लेकिन जिस तरह से हमारा सबका मुश्तरका दुश्मन इजराइल है, भारत है, तो अगर ये इत्तेहाद मजीद आगे बढ़ता है और इसमें दीगर ममालिक, मुस्लिम दुनिया के अरब ममालिक शामिल होते हैं तो यकीनी तौर पे ये मजीद इस इत्तेहाद को भी स्ट्रेंथन करेगा और उस मुल्क के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगी। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन इस इत्तेहाद और इसमें शामिल होने वाले दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए भी ये सूदमंद साबित हो सकेगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।